यूनिट 8 पढ़ेंगे। यूनिट 8 है नियंत्रण। नियंत्रण को हम इंग्लिश में कंट्रोलिंग कहते हैं। हम जानेंगे पहले नियंत्रण से आशय, नियंत्रण क्या होता है। बच्चों, जो कार्य सौंपा गया है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, वह कार्य समय पे हो रहा है या नहीं, कार्य जिस तरीके से नियोजित किया गया था उसी तरीके से पूर्ण हो रहा है या नहीं, इस बात का पता लगाना तथा इसके बीच आने वाली कठिनाइयों और विचलनों का पता लगाकर उन समस्याओं को दूर करने की प्रक्रिया को ही हम नियंत्रण कहते हैं। हम जानेंगे नियंत्रण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले सतत प्रक्रिया। नियंत्रण ऐसा प्रबंधकीय कार्य है बच्चों जो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक हमेशा चलता रहता है। दूसरा है प्रबंध के सभी स्तर पर लागू। हमने पढ़े थे प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। प्रबंध के हर एक स्तर पर नियंत्रण का कार्य जरूरी होता है। व्यापक क्षेत्र। नियंत्रण का जो क्षेत्र होता है बच्चों वो व्यापक होता है। जैसे बाकी सारे कार्यों का क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन प्रबंध के इस कार्य का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि इसमें उच्च अधिकारी से लेकर निम्न श्रमिक तक सभी को कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। योजनाओं का निर्धारण। नियंत्रण के अंतर्गत उन योजनाओं को निर्धारित किया जाता है जिससे कार्यों को सफलतापूर्ण किया जा सके। वर्तमान एवं भविष्य का नियंत्रण। जी हाँ बच्चों, नियंत्रण प्रक्रिया इसलिए संपन्न की जाती है जिसमें हम वर्तमान में चल रहे कार्यों को नियंत्रित करके आने वाले भविष्य को भी सुधार सके और नियंत्रित कर सके ताकि उसमें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। इसमें भूतकाल से रिलेटेड कोई भी प्रक्रिया संपन्न नहीं की जाती। व्यक्तियों से संबंध। नियंत्रण की प्रक्रिया व्यक्तियों के लिए ही की जाती है, किसी मशीन या किसी संस्था के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति और व्यक्ति के ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। तो ये थे बच्चों नियंत्रण की विशेषताएं। अब हम जानेंगे नियंत्रण के उद्देश्य, किस उद्देश्य से पूर्ण किया जाता है नियंत्रण की प्रक्रिया हर एक संस्था में। सबसे पहला सही जानकारी प्राप्त करना। जी हाँ बच्चों, हर एक श्रमिकों को यह अधिकार होता है कि जो जानकारी उन्हें मिल रही है वह सही मिले ताकि कार्य सही तरीके से पूर्ण किया जा सके। इसलिए भी नियंत्रण की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। साधन एवं सामग्री की उपलब्धता। समय पर यदि सामग्री उपलब्ध कराई जाए तो काम अच्छा और उत्पादन अधिक होता है। इसलिए भी नियंत्रण की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है जिससे सब पता चल सके कि कहाँ पर किस चीज की कमी है और उन्हें समय पर उपलब्ध कराया जा सके। कार्य की पूर्णता। नियंत्रण की प्रक्रिया इसलिए भी की जाती है, इसका उद्देश्य यह भी होता है कि देखा जाए कि कार्य समय पर पूर्ण हो रहा है या नहीं, कितना कार्य पूर्ण हो गया है, कितना बाकी है, ताकि जो कर्मचारी है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, वह ये देख सके कि हाँ मुझे कोई देख रहा है और वह अपना कार्य अच्छे से पूर्ण कर सके। परिवर्तनों के कारण। जी हाँ बच्चों, नियंत्रण का उद्देश्य यह भी होता है कि हम जो परिवर्तन हो रहे हैं समाज में या बाजार में, उन परिवर्तनों को हम अपने श्रमिकों द्वारा भी एक्सेप्ट करवा सकें। इसलिए भी इस नियंत्रण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। अंतिम लागत ज्ञात करना। अंतिम लागत ज्ञात करने में नियंत्रण की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि हम जो नियोजन में लागत लगाते हैं तब से लेकर पूर्ण प्रक्रिया हो जाने तक लागत को ज्ञात करना, ताकि हमें पता चल सके कि कितना हमने सही काम किया है और कितनी लागत हमें प्राप्त हो सकी है। तो ये थे बच्चों नियंत्रण के उद्देश्य। अब हम जानेंगे नियंत्रण का महत्व या आवश्यकता। क्यों महत्वपूर्ण है नियंत्रण की प्रक्रिया। सबसे पहला है समन्वय में सहायक। जी हाँ बच्चों, नियंत्रण जब किया जाता है प्रबंधक द्वारा तो वह प्रशासन से लेकर निम्न श्रमिक तक सभी का नियंत्रण करता है, जिससे उन दोनों के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित किया जा सकता है। भार अर्पण में सहायक। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अधिकारी लोग अपने भार को, अपने कामों को अन्य व्यक्तियों में सौंपते हैं या उत्तरदायित्व दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। जब ये अधिकार दिया जाता है तो हम उसमें हमें नियंत्रण की प्रक्रिया बहुत ही सहायता करती है। हमें उससे पता चलता है कि कौन व्यक्ति किस कार्य के लायक है, जिससे हम अपना कार्यभार दे सकें और उन्हें सहायता कर सकें। अनुशासन स्थापन में सहायक। नियंत्रण से हम सभी जानते हैं कि जब हम कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली अनुशासन स्थापित होता है, जो बिजनेस की सफलता के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। अभिप्रेरण का साधन। नियंत्रण एक तरीके से अभिप्रेरण का साधन है बच्चों। हमने अभी अभिप्रेरण पढ़ चुके हैं। अभिप्रेरण में प्रेरणा देना, लोगों को कार्य के प्रति जागरूक करना।
तो जागरूक करने के लिए यदि हम नियंत्रण करेंगे तो भी उसमें हमें अभिप्रेरण में इसकी सहायता मिलती है। जोखिम से सुरक्षा, हम सभी जानते हैं बिजनेस में बहुत ही प्रकार के जोखिम मिलते हैं। हम अगर पहले से ही कंट्रोल करते हैं तो आने वाली बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। भ्रष्टाचार एवं चोरी पर रोक, हम नियंत्रण करके अपनी संस्था को भ्रष्टाचार और चोरी करने से रोक सकते हैं। वहां पर कार्यरत कर्मचारियों पर कंट्रोल रखकर हम ये कार्य रोक सकते हैं। कुशलता में वृद्धि, कार्य कुशलता में वृद्धि, हम अपने कर्मचारियों की कार्य कुशलता में भी वृद्धि करते हैं नियंत्रण करके, क्योंकि हमारे अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों को ये पता होता है कि हमारे ऊपर भी कोई हमें निगरानी कर रहा है। यदि वो ये जानता है तो वो काम बहुत अच्छे से करता है, जिससे हम उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि कर पाते हैं। अब हम जानेंगे प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली के तत्व। क्या क्या तत्व होने चाहिए एक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत? सबसे पहला, कार्य की प्रकृति के अनुरूप नियंत्रण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिस संस्था में जो कार्य होता है उसके अनुसार नियंत्रण किया जाना चाहिए। नियंत्रण ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को बांध दिया गया है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि कार्य भी हो और श्रमिक स्वतंत्र भी रहे। विचलन पर तुरंत कार्यवाही, जो भी कमियां हमारे नियंत्रण में निकलती हैं, नियंत्रण करते समय हमारे कार्य में जो कमियां या जो असुविधाएं होती हैं उन्हें उसी समय पूर्ण किया जाए, ताकि कार्य कहीं पर भी बाधित ना हो, रुके ना। लोचपूर्ण, नियंत्रण की प्रक्रिया बच्चों लोचपूर्ण होनी चाहिए, जिससे समय, व्यक्ति, स्वभाव और समस्या के अनुरूप बदला जा सके। संगठन के अनुकूल, हमारा संगठन जिस रूप में होगा, हमने पढ़े थे संगठन के स्वरूप अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग संगठन के लिए नियंत्रण की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, इसलिए संगठन के अनुरूप ही प्रक्रिया को निर्धारित करना चाहिए। मितव्ययितापूर्ण, हमारे नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है वह मितव्ययी होनी चाहिए, मतलब कम खर्चीली होनी चाहिए, जिसमें फालतू का खर्च ना हो, जिससे हमारे संस्था पर किसी अतिरिक्त भार ना पड़े। तो ये थे नियोजन के, प्रभावशाली नियोजन के आवश्यक तत्व। अब हम जानेंगे बच्चों नियोजन तथा नियंत्रण में संबंध। क्या संबंध होता है इन दोनों में? हम सभी जानते हैं कि प्रबंधन का सबसे प्रथम कार्य होता है नियोजन करना और अंतिम कार्य होता है नियंत्रण करना। इन दोनों कार्यों में बहुत ही गहरा संबंध पाया जाता है, क्योंकि नियंत्रण तभी किया जा सकता है जब हम योजना बनाएं, और योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब हम किसी चीज उस कार्य को नियंत्रित करें। इसलिए इन दोनों में गहरा संबंध होता है। हम सबसे पहले जानेंगे इसमें नियोजन तथा नियंत्रण की एक दूसरे पर निर्भरता, ये एक दूसरे पर किस तरीके से निर्भर होती है, नियोजन की प्रक्रिया और नियंत्रण की प्रक्रिया। सबसे पहला एक दूसरे के सहायक एवं पूरक। यदि हम नियोजन प्लानिंग करते हैं और कंट्रोलिंग नहीं करते तो जो प्लानिंग की है वो पूर्ण नहीं होती, और अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो किसका? जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम कंट्रोल भी नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे की पूरक भी होती है और एक दूसरे की सहायक भी होती है। दूसरा है नियोजन एवं नियंत्रण को अलग नहीं किया जा सकता। जी हाँ, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उन्हें अलग नहीं कर सकते, वैसे ही हम प्रबंधन के इन दोनों कार्यों को अलग नहीं कर सकते, नियोजन और नियंत्रण को। भावी योजनाओं का आधार, नियोजन और नियंत्रण दोनों ही भावी योजनाओं के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। हम लोग प्लानिंग भी भविष्य के लिए करते हैं और नियंत्रण भी भविष्य को सुधारने के लिए करते हैं। लक्ष्य की पूर्ति दोनों का ही उद्देश्य होता है। जी हाँ बच्चों, दोनों का ही नियोजन और नियंत्रण दोनों का ही मुख्य उद्देश्य होता है कि लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। किसी भी प्रक्रिया को अपनाएं, लेकिन इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। अब इसके अनुसार हम निष्कर्ष देखें तो नियोजन के बिना नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा और नियंत्रण हम नियोजन के बिना नहीं कर सकते। सभी विद्वानों का यही मत था कि दोनों प्रक्रियाएं एक साथ ही पूरी की जा सकती हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा इसका भाग है बच्चों नियोजन तथा नियंत्रण में भिन्नता। क्या क्या अलग अलग चीजें पाई जाती हैं इन दोनों प्रक्रियाओं में? सबसे पहले नियोजन भविष्य के लिए, जबकि नियंत्रण भूतकाल के लिए होता है। हाँ, ये हम सभी जानते हैं कि प्लानिंग जब हम कर रहे होते हैं तो फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन जो नियंत्रण करते हैं वह भूतकाल में जो पहले हमने डिसाइड किया है उसी की प्लानिंग करते हुए, उसी को ही कंट्रोल करते हुए हम लोग चलते हैं। दूसरा है नियोजन प्रबंध का प्रारंभिक कार्य है और नियंत्रण अंतिम कार्य। ये मैंने पहले भी बताया कि प्रबंध की सबसे पहला कार्य होता है नियोजन और अंतिम कार्य होता है नियंत्रण। ये भी दोनों में एक भिन्नता पाई जाती है। अगला है नियोजन ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है, जबकि
स्तर पढ़े थे, प्रबंध के स्तर पढ़े थे, उसमें प्लानिंग हमेशा स्टार्टिंग से यानी कि प्रशासन द्वारा प्लानिंग की जाती है और निम्न स्तर तक की प्लानिंग की जाती है, लेकिन कंट्रोलिंग हमेशा नीचे से निम्न स्तर के श्रमिक से स्टार्ट की जाती है जो मैनेजमेंट तक पहुंचती है। तो ये था नियोजन और नियंत्रण में संबंध। अब हम जानेंगे बच्चों नियंत्रण की प्रक्रिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियंत्रण की प्रक्रिया किस प्रकार से पूर्ण की जाती है? पहला है, इस प्रक्रिया में 5 भागों में बांटा गया है इस प्रक्रिया को। सबसे पहला है प्रमापों का निर्धारण, वास्तविक प्रगति का मापन, वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना, विचलनों का विश्लेषण और सुधारात्मक कार्यवाही करना। ये सारे भाग नियंत्रण प्रक्रिया के हैं, एक करके जानेंगे हम लोग। सबसे पहले प्रमापों का निर्धारण। बच्चों, जब हम किसी भी चीज को कंट्रोल करते हैं या नियंत्रण करते हैं तो उस कार्य को पहले हम प्रमापित कर लेते हैं कि किस लेवल पे आकर हमारा काम सही होगा, उससे ऊपर जाने पर कब खराब होगा। जैसे एक स्केल होती है, उस स्केल में हम 0 और 1 2 3 -1 -2 करते हैं, तो 0 जो पॉइंट होता है वो प्रमाप होता है जहां पर हमारा कार्य सही हो रहा होता है। अगर उससे ऊपर जाता है तो गुड होता है, अच्छा काम हो रहा है। अगर उस स्केल के नीचे आते हैं तो हमारा काम खराब हो रहा होता है। तो ऐसे ही कार्यों का प्रमापन कर लिया जाता है, प्रमापों को निर्धारित कर लिया जाता है कि एक दिन में इतना काम होने पर अच्छा होगा और इससे कम होने पर कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो ये होता है प्रमापों को निर्धारित करना। दूसरी प्रक्रिया के दूसरे चरण में वास्तविक प्रगति का मापन। फिर जब हमने स्केल बना लिया, एक प्रमाप बना लिया है, उसके बाद हम लोग जो कार्य चल रहा है समय या फिर दिनों या फिर सप्ताह के अनुसार उन कार्यों की प्रमापित किया जाता है कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तीसरे चरण में जो वास्तविक प्रगति की मापें हैं उनको प्रमापों के साथ तुलना की जाती है। जितना हमने स्टैंडर्ड माप रखा था वो और जितना हो चुका है उन दोनों की तुलना की जाती है कि दोनों में क्या कमियां पाई गई हैं। जो कमियां पाई जाती है उसको चौथे चरण में, जिसमें विचलनों का विश्लेषण, जो कमियां पाई जाती है, विचलन मतलब कमियां, उन कमियों को एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उनमें खोजा जाता है कि कहाँ से कैसी कमी आई है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये होता है चौथा चरण। पांचवें चरण में फिर उन विचलनों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। ये होता है नियंत्रण प्रक्रिया। इसी के अनुसार हर एक संस्था अपने पूरी संस्था को कंट्रोल करने का कार्य करती है। अब हम जानेंगे बच्चों नियंत्रण की तकनीकें या विधियां। कितने प्रकार की विधियां होती हैं नियंत्रण करने की? सबसे पहले होता है नियंत्रण की परंपरागत या सामान्य विधि, दूसरा होता है नियंत्रण की विशिष्ट विधि और तीसरा होता है नियंत्रण की आधुनिक विधि। ये 3 प्रकार की विधियां होती हैं जिनको हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला है नियंत्रण की परंपरागत या सामान्य विधि। इसके अंतर्गत सबसे पहला होता है अभिप्रेरण द्वारा नियंत्रण। जी हाँ बच्चों, अभिप्रेरण यानी कि हम अपने मजदूरों को, अपने श्रमिकों को प्रेरित करके, प्रोत्साहित करके या कोई छोटे मोटे गिफ्ट देकर भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनके कार्यों को कंट्रोल कर सकते हैं। अवलोकन द्वारा नियंत्रण। अवलोकन मीन्स हम अपने कर्मचारियों के बीच ही कार्यों को एक दूसरे के साथ कंपटीशन करके, या तुमने इतना काम किया है, तुमने ऐसा क्यों काम किया, इस तरीके से अवलोकन करके हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अंकेक्षण द्वारा, अंकेक्षण हर एक संस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसके अंतर्गत सब संस्था के सभी लेखे जोखे रखे जाते हैं। उस लेखे जोखे के अनुसार ही हम अपने अपने कार्यों का या अपने श्रमिकों द्वारा किए गए कार्यों का नियंत्रण कर सकते हैं। नीतियों द्वारा नियंत्रण। इसके अंतर्गत सभी संस्थाएं जो अपनी नीतियां बनाती हैं, यदि वह समय से और सही पूर्ण हो रही हैं, यानी कि हमारा कार्य सही चल रहा है, तो इसे कहा जाता है नीतियों द्वारा नियंत्रण। अगला है उदाहरण द्वारा नियंत्रण। हम अपने श्रमिकों को ही किसी अच्छे उदाहरण देकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, उनके कार्यों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगला है नियंत्रण की विशिष्ट प्रणालियां, जो स्पेशल विधियां होती हैं, जो आजकल जो स्पेशल संस्थाओं में अपनाई जाती हैं। सबसे पहला है बजट नियंत्रण। हम सभी जानते हैं बजट क्या होता है, जो 6 माह या 1 वर्ष के लिए बजट तैयार किया जाता है, जिसके अंदर ही हमें अपनी पूरी योजनाओं को, उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, उसे कहा जाता है बजट नियंत्रण। इसमें हर एक विभाग के लिए एक राशि अंकित कर दी जाती है, उसी के अनुसार
पूर्ण किया जाता है। अगला है लागत नियंत्रण। लागत नियंत्रण के अंतर्गत बच्चों हम अपनी संस्था में जो भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसकी लागत को निर्धारित करते हैं। यदि लागत सही तरीके से चल रही है यानी कि हमारा लागत पर कंट्रोल है, और अगर लागत ज़्यादा हो जाती है हमारे कार्य की तो उसमें हमारे कहीं ना कोई विचलन होता है जिसे हमें हल करना होता है। अगला है किस्म नियंत्रण। हमें अपने उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए किस्मों का भी नियंत्रण करना होता है। हमारे संस्था का जो भी प्रोडक्ट है उसकी किस्म अच्छी हो जिससे हमारी जो बाहर बाजार में जो हमारा स्तर है वो हमेशा बना रहे। अगला होता है उत्पादन नियंत्रण। उत्पादन नियंत्रण जैसे मैंने पहले कहा, यदि हम किस्म लागत को बनाए रखते हैं तो हमारा उत्पादन भी नियंत्रित रहता है। हमें उतना ही उत्पादन करना है जितनी की बाजार में उसकी मांग है। यदि हम मांग से ज्यादा उत्पादन कर देंगे तो वो संस्था के लिए नुकसानदायक होता है। समविच्छेद बिंदु, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, स्केल होता है जिसका 0 पॉइंट होता है। 0 से आगे अगर जाता है स्केल तो 1 2 3 यानी कि इंक्रीज हो रहा है, और 0 से कम होता है तो -1 -2 यानी कि डिक्रीज हो रहा होता है। तो वो जो 0 होता है बच्चों वो होता है समविच्छेद बिंदु। इस बिंदु पर ना तो संस्था को लाभ हो रहा होता है ना ही हानि। इसके अनुसार भी हम अपने बिजनेस का, अपनी संस्था का नियंत्रण कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे नियंत्रण की आधुनिक तकनीकें जो अभी प्रयोग में लाई जाती हैं। सबसे पहला है निवेश पर प्रत्यय। हम लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले हम कुछ ना कुछ चाहते हैं, जिससे क्या होता है हमें ये सेटिस्फेक्शन होता है कि जो निवेश हमने किया है वो हमारी वैल्यू बढ़ा रहा है। ऐसे ही बिजनेस में होता है कि जितनी पूंजी लगाई जा रही है उसके अनुसार हमें वापसी भी मिले, जिससे हम लोग अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा है। इसके में कई सारी विधियां होती हैं जैसे तरलता का अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, लाभदायकता का अनुपात और आवर्तन अनुपात। ये अनुपात अलग अलग तरीके से संस्थाएं अपने श्रमिकों के कार्यों को देखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लाती हैं। प्रबंध अंकेक्षण, मैनेजमेंट द्वारा जो लेखा जोखा रखा जाता है संस्था का, उसके द्वारा भी संस्था के सभी कर्मचारियों पर कंट्रोलिंग की जा सकती है। प्रबंध सूचना पद्धति, यदि मैनेजमेंट सूचना पद्धति को अपनाता है कंट्रोल करने के लिए तो वो सिर्फ श्रमिकों के लिए एक सूचना निकालता है जिससे कि श्रमिक समझ जाते हैं कि हमें क्या काम कब और कैसे करना है। इससे भी उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उत्तरदायित्व लेखांकन प्रणाली, इसके अंतर्गत बच्चों श्रमिकों को उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं। जिस हिसाब से उन्हें उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं यदि वो समय पर पूर्ण कर लेते हैं अपने उत्तरदायित्वों को तो कहा जाता है कि उत्तरदायित्व लेखांकन प्रणाली, इसके अंतर्गत लेखा जोखा रखा जाता है। कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनर्वलोकन तकनीक, इसके अंतर्गत श्रमिकों को कार्यों, जो भी श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाता है, जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि कितना कार्य हुआ है, कितना बाकी है, और फिर उसके अंतर्गत सारे पुनर्वलोकन करके फिर से उस पर अवलोकन करके और अगले साल उसको प्रयोग करके हम लोग इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे नियंत्रण की आधुनिक तकनीकें। अब हम जानेंगे बच्चों नियंत्रण की सीमाएं। नियंत्रण प्रक्रिया को पूर्ण करने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या क्या सीमाएं होती हैं। सबसे पहले गुणात्मक प्रमाप निर्धारण में कठिनाई। एक तकनीक पड़ी थी जिसमें गुणात्मक यानी कि आज 2 गुना हमें लाभ हो रहा है तो कल 4 गुना होना चाहिए, इस तरीके के प्रमापों को निर्धारित करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है क्योंकि किसी भी संस्था में इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं होता, जिसे हम कहते हैं गुणा के हिसाब से कहीं पर भी प्रॉफिट नहीं होता, तो ये कठिनाई आती है। दूसरा है बाहरी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं। किसी भी संस्था का बाहरी शक्तियाँ कौन सी हैं, जो प्रकृति से जुड़ी हुई होती है, जो संस्था के हाथ में नहीं होती, जैसे प्रदूषण का फैलना या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाना जिसका भारी हमारी संस्था पर बहुत ज़्यादा पड़ना, जैसे अभी हम वर्तमान में जान रहे हैं महामारी के कारण हर एक बिजनेस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो इन बाहरी शक्तियों पर संस्था का कोई कंट्रोल नहीं होता, जिससे नियंत्रण की प्रक्रिया में भी बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। कर्मचारियों द्वारा विरोध, कई बार अगर हमारी कंट्रोलिंग पावर अच्छी नहीं होती जिसके चलते संस्था में कार्यरत कर्मचारी विरोध उत्पन्न कर देते हैं और कार्य ठप हो जाता है। खर्चीली प्रक्रिया, कंट्रोल करने वाली जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कई बार खर्चीली हो जाती है जिससे संस्था की लागत बढ़ जाती है और लाभ कम होने लगता है। विचलनों के मापन में कठिनाई, कई बार कंट्रोल करने से ऐसी कठिनाइयां सामने आ जाती
हल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिससे विचलनों का पूरा समाधान नहीं हो पाता, तो नियंत्रण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती। तो ये था बच्चों नियंत्रण की कठिनाइयां जिनको हमने जाना। आज की यूनिट में बस इतना ही। यहाँ पर हमारी यूनिट 8 नियंत्रण समाप्त होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।